दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। बहुत सारी ऐसी क्राइम स्टोरी हैं और बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जिन्होंने क्राइम करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करी है। कई साल उस पर वो खर्च करते हैं और कई लाख रुपए और बहुत से तो ऐसे हैं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और इतनी परफेक्ट प्लानिंग बनाते हैं किसी भी बैंक रॉबरी की या कत्ल की किसी भी तरह की कि कैसे भी पुलिस उन तक ना पहुँच सके। और क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल और बहुत सारे अधिकारी पुलिस अधिकारी ये सब जानते हैं कि किस तरीके से एक अपराधी को पकड़ा जाता है, मोबाइल फ़ोन से, सीसीटीवी फुटेज से, या लास्ट में डम डाटा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आप ये अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि अगर कोई क्राइम खुद पुलिस वाला ही करे तो फिर उसको कैसे पकड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी पुलिस अधिकारी है वो पूरा दिन उसका काम ही क्रिमिनलों के साथ है और नए से नए अपराध। हम भी क्राइम स्टोरी पूरे दिन सुनाते रहते हैं तो हमें किसी हद तक ये पता चलता है कि किस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन जहाँ पर एक पुलिस वाले ने ही हत्या करी हो और उसको पता है पुलिस कहाँ से कौन से सिरे से जांच शुरू करेगी और कहाँ पर ख़त्म करेगी और किस किस तरीके से करेगी, एक केस को बजाय सुलझाने के किस तरीके से उलझाना है और किस तरीके से पुलिस से ही दूर रहना है एक पुलिस वाले को। तो आज की कहानी है एक पुलिस वाले की। कहानी है शुरू होती है 2012 से। एक हेड कांस्टेबल है जिसका नाम है सुरेंद्र सिंह राणा। तो सुरेंद्र सिंह राणा की दिल्ली के अंदर ड्यूटी होती है, 2012 में उनकी पोस्टिंग होती है हेड कांस्टेबल के तौर पर। और जो 100 नंबर की पीसीआर होती है ये उस पर ड्राइवर का काम करते हैं, क्योंकि कोई ड्राइवर प्राइवेट तो होता नहीं, जो पुलिस वाले खुद ही गाड़ी चलाते हैं। तो वो गाड़ी चलाने की जो ड्यूटी थी सुरेंद्र सिंह राणा हेड कांस्टेबल की थी। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2 साल बाद अचानक वहाँ पर एक कांस्टेबल के पद पर मोना यादव की पोस्टिंग होती है, जो बुलंदशहर की रहने वाली थी, जो दिल्ली के साथ बिल्कुल मिला हुआ ही है। तो मोना यादव की ड्यूटी लगती है सुरेंद्र सिंह राणा के साथ और ये एक ही साथ पुलिस कंट्रोल रूम में इन दोनों की ड्यूटी होती है। आपस में बातचीत होती है और कहीं ना कहीं सुरेंद्र सिंह राणा को उस लड़की से अंदर ही अंदर प्यार हो जाता है। सुरेंद्र सिंह राणा पहले शादीशुदा था और उसको एक बच्चा भी था। और इधर मोना सिंह जो थी वो बहुत तेज़ दिमाग, बहुत ज़हीन दिमाग की थी और उसका जो टारगेट था यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करने का था। भले ही वो एक कांस्टेबल की नॉर्मल नौकरी कर रही थी, लेकिन उसका जो गोल था वो सीधा आईपीएस बनने का था। तो क्योंकि उसकी सारी की सारी जो ताकत थी और पूरा उसका फोकस वहीं पर था। उत्तर प्रदेश के अंदर एक भर्ती निकलती है सब इंस्पेक्टर की और वो उत्तर प्रदेश में जाती है, क्योंकि वो थी भी उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर की। और वहाँ पर जाकर वो एग्ज़ाम देती है और इत्तेफाक से वो सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्रैक कर लेती है। अब वो दिल्ली के अंदर कांस्टेबल की जॉब कर रही है काफ़ी सालों से और इधर वो उत्तर प्रदेश के अंदर सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पास कर चुकी है। अब उसको दिल्ली से इस्तीफ़ा देना था और सीधा उत्तर प्रदेश में जाकर सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करना था। लेकिन जिसको आईपीएस बनना था, अब जैसे कि उसने सब इंस्पेक्टर की जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर लिया तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उसको लगता है कि अगर मैं सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हूँ तो मैं आईपीएस भी बन सकती हूँ। और ये जो मेरी जॉब है दिल्ली के अंदर कांस्टेबल की, ये कहीं ना कहीं इसके आड़े आ रही है। मुझे इतना टाइम पढ़ने में नहीं मिल पा रहा है जितना यूपीएससी क्रैक करने के लिए टाइम मिलना चाहिए। तो वो क्या करती है, दोनों ही जॉब छोड़ती है। जो उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर का उसको पोस्टिंग लेनी थी वहाँ भी नहीं जाती, और जो दिल्ली के अंदर वो पहले कांस्टेबल की जॉब कर रही होती है वो उससे भी अपना इस्तीफ़ा दे देती है। और अब उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस, सब इंस्पेक्टर का जो उसने एग्ज़ाम क्रैक करा था उससे उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी हाई हो जाता है। तो दोनों जॉब छोड़कर वो दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाती है, जो एक तरीके का हब है। जितने भी यूपीएससी के स्टूडेंट तैयारी करते हैं, कई सारी जगह है, एक लक्ष्मी नगर है, मुखर्जी नगर है, राजेंद्र नगर है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पीजी हैं और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। तो वो वहाँ पर जाती है और दोनों जॉब छोड़कर अब उसका पूरा का पूरा फोकस, पूरी ताकत उसकी यूपीएससी क्रैक करने के लिए लग जाती है। इधर सुरेंद्र सिंह राणा ये कहीं ना कहीं उससे प्यार करने लगता है और उसको लगता है कि अब ये मेरी जूनियर है, क्योंकि सुरेंद्र सिंह राणा हेड कांस्टेबल था और ये कांस्टेबल थी। तो जब वो जूनियर होने के बाद भी उससे शादी नहीं कर रही है, क्योंकि मोना को ये पता नहीं था कि सुरेंद्र शादीशुदा है और ये बात वो उससे छुपा के रखता है और उससे शादी का दबाव डालता है और वो मना करती है कि मुझे आईपीएस बनना है और मैं शादी नहीं करूँगी। इधर सुरेंद्र सिंह को ये लगता है कि किसी भी तरीके से ये आईपीएस ना बन जाए,
क्योंकि जो मेरी जूनियर होके एक कांस्टेबल होके मुझसे शादी नहीं कर रही है, अगर ये कल को आईपीएस बन गई, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम ये पहले ही पास कर चुकी है, तो उसके बाद तो ये मुझसे शादी नहीं कर पाएगी। अब वो उस पर बार बार दबाव बनाता है कि तुझे आपको ऐसा करके क्या मिलेगा, इस सब को छोड़ो और हम दोनों शादी करते हैं। अब मोना उसको मना करती है। अब यहाँ पर क्योंकि उसकी तैयारी पूरी ज़ोर शोर से चल रही है, अब सुरेंद्र सिंह राणा को ये लगता है कि अब ये हाथ से ये मौका चला जाएगा, ये मुझसे शादी नहीं करेगी। अब वो एक दिन उससे मिलने के लिए जाता है मुखर्जी नगर, और उससे कहता है कहाँ तुम पूरा दिन पढ़ाई करती रहती हो, चलो आज तुम्हें मैं दिल्ली में कहीं बाहर घुमा के लाता हूँ। और वो बाहर जाता है, दोनों कार में बैठते हैं। तो दिल्ली में बुराड़ी इलाका है, वो बातें करते करते बुराड़ी आ जाते हैं। तो बुराड़ी में एक इलाका है पुस्ता, तो वहाँ पे काफ़ी सुनसान रहता है, और वहाँ पर जाकर फिर वही अपना राग वो बजाने लगता है उसके सामने कि तुम मुझसे शादी कर लो। और वो बहुत सख्ती के साथ मना करती है कि मुझे आईपीएस बनना है, मैं शादी नहीं करूँगी। और दोनों के अंदर बहस हो जाती है, और बहस इतनी बढ़ जाती है कि सुरेंद्र सिंह राणा को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला घोट देता है, और उसका गला जब तक दबा कर रखता है जब तक उसका दम नहीं निकल जाता। तो सीधा सा मतलब ये था कि एक होनहार लड़की जो है कांस्टेबल थी और सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम उसने क्रैक कर लिया था और आईपीएस एक तरीके से बनने ही जा रही थी, एक सुरेंद्र सिंह राणा ने उसकी हत्या कर दी। अब हत्या करने के बाद उसको लगता है कि ये अब इसकी बॉडी का क्या करूँ। तो क्योंकि वो पुश्ते का इलाका काफ़ी सुनसान है बुराड़ी के अंदर, वो उसके उसी पुश्ते पर एक गड्ढा खोदता है और उसके अंदर वो मोना यादव को उसके अंदर दबा देता है, और उसके ऊपर मिट्टी डालकर कुछ पत्थर उसके ऊपर भारी भारी रख देता है जिससे किसी को पता ना चले। और उसके बाद वो अपने घर पर आ जाता है, और अगले दिन से फिर वो नॉर्मल ड्यूटी जो उसकी थी वो करने लगता है। इधर घर वालों का उससे संपर्क नहीं होता। घर वालों को पता होता है कि सुरेंद्र सिंह राणा जो है उसका फ्रेंड है। वो सुरेंद्र सिंह को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि मोना सिंह से बात नहीं हो पा रही है, वो कहाँ पे है। तो अब सुरेंद्र ये सारी चीज़ जानता ही है क्योंकि हत्या उसने खुद करी होती है। अब वहाँ पर वो पुलिस वाला दिमाग अपना लगाना शुरू करता है कि किस तरीके से अगर इनको तसल्ली नहीं हुई तो ये एफआईआर करेंगे और किस तरीके से पुलिस ढूंढेगी, क्योंकि जो उसने मर्डर करा था वो तो कोई प्लानिंग मर्डर था नहीं। उसको गुस्सा है और उसने मर्डर कर दिया, लेकिन यहाँ से भी वो इतना दिमाग लगाता है, एक पुलिसिया दिमाग लगाता है और उसको उनको उलझाना शुरू करता है। तो बहुत सारे मोबाइलों में एक ऑटोमेटिक फंक्शन होता है कि कॉल अपना आप रिकॉर्ड होती है, चाहे आप करो या ना करो, लेकिन उन फ़ोन में वो रिकॉर्ड होती ही होती है। तो सुरेंद्र सिंह राणा अपने मोबाइल में देखता है, तो उसमें उसकी बहुत सारी कॉल रिकॉर्ड हुई होती हैं मोना यादव की। तो वो क्या करता है, उसकी उन रिकॉर्डों को निकालता है, ऑडियो को, और उनको फिर एडिट करता है। इधर से बोलेगा कि मैं कैसा हूँ, और उधर से आवाज़ आ रही है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर, और तुम फिक्र मत करो मेरी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। इस तरीके से वो एडिटिंग करके पूरा सेंटेंस बनाकर उसके घर वालों को फॉरवर्ड कर देता है कि वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब घर वालों को एक तसल्ली हो जाती है कि चलो ठीक है, बेटी की आइडिया आ रही है कि वो मुझसे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर घर वालों का फ़ोन आता है कि मोना से बात नहीं हो रही है, तुम्हारी उससे बात कराओ। वो फिर दूसरी आइडिया उनको भेज देता है इसी तरीके से। तो कुछ दिन वो इसी तरीके से उन्हें घुमाता है, लेकिन उसको पता था कि ये कब तक चलेगा। ऐसा होगा नहीं कि घर वाले मतलब एक ही मैं अपना एक राग अलापता रहूँगा और इसी से सारे काम चल जाएंगे। तो अब उसने सोचा कि अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो अब वो क्या करता है कि उनको बताता है कि अरविंद से उसकी दोस्ती हो गई थी मुखर्जी नगर में, और उसने अरविंद के साथ शादी कर ली। और क्योंकि अरविंद के जो परिवार वाले हैं वो नाराज़ हैं, तो और वो उनको कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दें, इसलिए अरविंद और मोना दोनों एक छुपते फिर रहे हैं। और जैसे ही मामला ठंडा होगा वो आपके पास आ जाएंगे और मिल लेंगे। अब घर वालों को तसल्ली हो जाती है कि चलो शादी कर ली कोई बात नहीं, लेकिन हमें बताना तो चाहिए ही था, क्योंकि घर वाले भी ऐसे थे नहीं कि जो उसका कोई विरोध करते। जो उसको लड़का पसंद आया उससे शादी करने के लिए, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की थी, पढ़ी लिखी फैमिली थी, तो उनको ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं। तो उन्होंने ये भी कहा गया तुम्हारी उससे अगर बात हो रही है तुम उसको मैसेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर उधर की तरफ से दिक्कत है तो यहाँ पे आ जाए। अब वो अपने साले से मिलता है जिसका नाम रविंदर होता है, उसको जाकर वो सब सच सच बता देता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जो तेरी बहन है एक तरीके से वो विधवा हो जाएगी, मुझे फांसी हो जाएगी या मैं जेल में चला जाऊंगा, तुझे मेरा साथ देना चाहिए। तो अपने साले को वो इमोशनल ब्लैकमेल करता है एक तरीके से, और वो उसको बोलता है कि तुम अरविंद बनकर उसके परिवार वालों से बात करो। अब रविंद्र क्योंकि बहन का मामला था तो वो एक सिम खरीदते हैं, और उस सिम से फिर रविंद्र
जो मोना के घर वाले हैं उनको फ़ोन करता है और उनको बताता है कि मैं अरविंद बोल रहा हूँ और मोना मेरे साथ है और हमने शादी कर ली और हम दोनों खुश हैं, क्योंकि हमारे घर वाले नाराज़ हैं और वो हमें ढूंढ रहे हैं। तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, जैसे ही मामला ठंडा होगा और हम घर पे आ जाएंगे। अब ये सुनकर घर वालों को तो थोड़ी तसल्ली होती है, चलो इसका मतलब लड़की ठीक ठाक है। अब लड़का बात कर रहा है, वो कहते भी हैं अरविंद से कि हमारी मोना से बात करा दो, हमारी इससे बात नहीं हो पा रही है, काफ़ी दिन हो गए। तो वो कहता है कि वो भी बहुत घबराई हुई है, बहुत मायूस है, तो उसने बिना बताए शादी कर ली है आप लोगों से। तो थोड़ी उसको इस चीज़ की घबराहट है और थोड़ी शर्मिंदगी है। तो जैसे ही नॉर्मल होगा तो मैं आपकी मोना से बात करा दूँगा और वो खुद आपसे बात कर लेगी, घबराने की ऐसी कोई बात है नहीं। तो घर वालों को तसल्ली हो जाती है। वो अरविंद बन के हर हफ्ते या कुछ दिन बाद फिर से ऐसे ही फ़ोन करता रहता है। अब यहाँ पर जो सुरेंद्र राणा पुलिस ऑफिसर था, उसको लगा कि अब ये भी चीज़ ज़्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि उसको हर हफ्ते एक नया सबूत देना है कि मोना जिंदा है। क्योंकि अगर उनको ये पता लगा कि वो मर गई है तो फिर एक तरीके से हड़कंप मच जाएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अब वो नए नए सबूत इकट्ठे करता रहता है और उसके घर वालों को तसल्ली देता रहता है। इसी चीज़ को अब क्योंकि जो सितंबर में उसने मर्डर करा था, अब अक्टूबर आ जाता है, 2 महीने गुजर जाते हैं। घर वालों को थोड़ा अजीब लगता है। वो दिल्ली आते हैं और उससे सुरेंद्र से मिलते हैं और जाके बोलते हैं कि हमें मोना से बात करनी है। अब सुरेंद्र कहता है कि वो भी यहाँ है नहीं और वो इधर उधर छुपते फिर रहे हैं, मेरे पास भी उनका कुछ पता नहीं है। घर वालों को थोड़ा उन पर आपस में इतना भरोसा नहीं होता। वो जाते हैं मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन पर और वहाँ पर जाकर उसकी एफआईआर लिखवा देते हैं कि हमारी बेटी जो कुछ दिन पहले ही कांस्टेबल थी और उसने सब इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम क्रैक करा था, वो गायब है। अब पुलिस को लगता है कि एक बालिग लड़की है, अपनी मर्ज़ी से कहीं गई होगी। वो एफआईआर लिख लेते हैं और उस पे ज़्यादा इतनी तवज्जो नहीं देते और उसके परिवार वाले वापस बुलंदशहर चले जाते हैं। इधर एफआईआर लिखाने जब वो जाते हैं तो सुरेंद्र सिंह राणा उनके साथ था। सारी चीज़ मतलब वो उनके साथ कर रहा है, उनके साथ जा रहा है, सारी बातें कर रहा है, आइडियो भेज रहा है, अरविंद बनाकर अपने साले से बात भी करा रहा है, एफआईआर में साथ गया था। अब उसकी जो हाथों से एक तरीके से बात निकल रही थी, क्योंकि एफआईआर होने के बाद पुलिस कभी भी एक्शन ले सकती है और बहुत तरीके से एक्शन लेगी। तो अब उसको ये था कि एफआईआर हो गई है, चलो ठीक है, लेकिन जो परिवार है पुलिस स्टेशन पर मुखर्जी नगर पर जाकर ये दबाव ना बनाए कि आप कुछ कर ना रहे हो। उससे पहले ही वो एक नए नए सबूत देने की पूरी अपनी एक योजना बनाता है। तो उसके बाद वो क्या करता है कि जो जिस टाइम उसका मर्डर करता है मोना यादव का, तो उसके जितने भी एटीएम, उसके पर्स में जो एटीएम था, उसका आईडी कार्ड या आधार कार्ड, पैन कार्ड जो उसके रूम पे होते हैं, तो वो सारे अपने पास ला कर रख लेता है। तो वो क्या करता है कि क्योंकि उस टाइम पूरा कोरोना काल चल ही रहा था, एक लड़की को एक लड़की को वो लेकर जाता है उसको, क्योंकि मास्क सबने लगा रखा था, 2 गज की दूरी थी बहुत ज़रूरी उस टाइम। तो वैक्सीन लगाता है और आधार कार्ड लेकर जाता है मोना यादव का। अब क्योंकि मास्क लगा हुआ है और पुलिस वाला साथ है, तो वैक्सीन वाले उसको वैक्सीन लगा देते हैं और मोना यादव के नाम का उसको सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। और वो उस सर्टिफिकेट को भी बुलंदशहर उसके परिवार वालों के पास भेजता है कि देखो वो ठीक ठाक है, देखो उसने वैक्सीन भी लगाई है, ये मुझे मेरे मुखबिर से पता लगा है। क्योंकि जो मुखबिर का एक पुलिस का एक अपना नेटवर्क अलग से होता है। तो वो घर वाले सोचते हैं कि चलो ठीक है, आईडियो भी आ गई है, जो दामाद है उससे भी अरविंद से भी बात हो रही है, उसने वैक्सीन भी लगा ली है। अब उससे अगले हफ्ते फिर वो दिमाग लगाता है, तो एटीएम जो उसका होता है, उसको एटीएम को लेकर वो कभी मसूरी से थोड़े से पैसे निकालता है, कभी फिर वापस आकर हरिद्वार से निकालता है, कभी गुड़गांव से निकालता है। तो घर वालों से कहता है कि देखो वो ठीक ठाक है और वो घूमते फिर रहे हैं और इधर से उधर जान बचाते फिर रहे हैं एक तरीके से। तो देखो उन्होंने मसूरी से पैसे निकाले हैं या देहरादून से निकाले हैं, मतलब स्टेटमेंट फिर से उनके घर वालों को भेज देता है वो मोना के, और दिखाता है कि वो इस तरीके से घूम रही है। अब यहाँ पर भी थोड़ी उनको ये तसल्ली हो जाती है कि चलो लड़की ठीक ठाक है, आज नहीं तो कल आ जाएगी। बाकी डाउट तो उनको अंदर हो ही रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की खुद बात क्यों नहीं कर रही है। जो भी चीज़ें हो रही हैं सब एक तरीके से घूम के हो रही है, डायरेक्ट उससे बात नहीं हो पा रही है। अब उसके पिताजी मोना यादव के उस पर काफ़ी दबाव बनाते हैं कि हमारी उससे आप बात करो, जो भी आपका ये अरविंद है जिस नंबर से भी बात कर रहा है। तो वो कहता है कि देखो मैंने उसका नंबर आपको दे दिया है, अरविंद ने आपसे बात कर भी ली है और इससे ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं। अब उसको लगता है कि अब ये भी मामला फेल हो जाएगा, अब ये वाला भी हम रात कब तक अलापेंगे। तो वो क्या करता है कि अब किसी भी कॉल गर्ल को लेता है अपने साथ और उसको देहरादून लेकर जाता है, क्योंकि मास्क उस टाइम ज़रूरी था। तो आधार कार्ड मोना का है और लड़की वो कोई और है। तो वहाँ पर होटल के अंदर एंट्री हो रही है मोना यादव के नाम से,
और वो वहाँ पर रुक रहे हैं। दो जने, रविंदर अपने या तो कई बार अपने साले को भेजता था किसी लड़की के साथ, तो एंट्री जो लड़की की जो एंट्री होती थी, मोना यादव के आधार कार्ड उनके पास थे, उसी से होती थी, और उसके एटीएम से वो पेमेंट कर देते थे। क्योंकि आपको पता ही है, अकाउंट में पैसे डाल तो कोई भी सकता है, निकाल नहीं सकता, निकलेंगे एटीएम से। तो अब पता चला खुद ही किसी बैंक से पैसे डाले कैश जाके, और उससे वो निकाल लें। इस तरीके से मतलब एक तरीके से वो घुमा रहा है। उसके बाद फिर अगले हफ्ते फिर खुद किसी कॉल गर्ल को लेकर जाता है और किसी होटल में रुकते हैं, और वहाँ पर जाकर पेमेंट उसके एटीएम से कर रहे हैं और आधार कार्ड से उसी के वहाँ पर एंट्री हो रही है। तो फिर घर वालों को बताता है, जैसे वो होटल से खुद ही निकलते हैं, और उसके बाद 2 दिन बाद घर वालों को बताता है कि देखो मेरे मुखबिर ने बताया कि वो आज देहरादून रुकी थी कि अपने हस्बैंड अरविंद के साथ। अब घर वाले कहते हैं चलो बुलंदशहर से भागो हरिद्वार की तरफ या देहरादून की तरफ या मसूरी की तरफ। तो इसी तरीके से परिवार को भगाता रहता है, और जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि तो 2 दिन पहले यहाँ से निकल गई, और वो उनको बताता है कि देखो थोड़ी सी हमसे देर हो गई, और अगर हम 2 दिन पहले आते तो हम उसको पकड़ लेते या हम उससे मिल लेते एक तरीके से। अब उसका यही राउंड अप चल रहा है। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। पहले उसने ऑडियो क्लिप करी, उसके बाद फिर उसने अरविंद से अपने साले से बात करवा दी, रविंदर को अरविंद बना के उससे बात करा दी। उसके बाद फिर उसने एटीएम से पैसे उधर उधर से निकाल के दिखाए, फिर उसने वैक्सीन की जो इंजेक्शन लगवाया उसका दिखा दिया। उसके बाद ये होटलों का उसने इस तरीके से काफ़ी टाइम उसने करीब पौने 2 साल, आपको सुन के हैरानी होगी और मुझे भी ये सुन के बहुत हैरानी है कि पौने 2 साल तक एक तरीके से उसने उस परिवार को घुमाया। और पुलिस जो मुखर्जी नगर का पुलिस स्टेशन है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, एक तरीके से उनको भी घुमाया। क्योंकि जो एक एफआईआर एक ऐसी है जिसकी रिपोर्ट उनको बड़े अधिकारियों को देनी पड़ती है, और एफआईआर लिखी हुई है और उसका कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। अच्छा, जितनी भी ये डिटेल वो उसके परिवार वालों को दे रहा था, ये सारी की सारी पुलिस को भी दे, वहाँ मुखर्जी नगर स्टेशन पे भी दे रहा है कि देखो आप, ये तो बालिग है, इसने अपनी मर्जी से शादी करी है, अब देखो अब ये वैक्सीन लगाई है, अब देखो इसने ये वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है, अब देखो इसने ये अरविंद ने हस्बैंड ने उसके वहाँ पे फ़ोन भी कराया है, और अब उसने देखो देहरादून रुकी भी है, एटीएम से देखो उसने वहाँ पैसे निकाले हैं। तो वे अधिकारी भी बेफिक्र है कि ये तो अपना घूमती फिर रही है, और ये परिवार वाले भी एक तरीके से बेफिक्र। तो एक उसने मतलब एक पूरे सिस्टम को, जो पुलिस दिल्ली पुलिस का सिस्टम है उसको भी घुमा रखा है, जो परिवार है उसका उसको भी घुमा रखा है एक हेड कांस्टेबल ने। क्योंकि उसकी भी इतनी बड़ी पोस्ट नहीं थी हेड कांस्टेबल की जो इतने दिन घुमा दे, क्योंकि बड़े बड़े जहीन दिमाग पुलिस ऑफिसर होते हैं। अब यहाँ पे जो इसकी मोना यादव की छोटी बहन होती है, उसको कहीं ना कहीं डाउट होता है। वो कहती है कि पौने 2 साल हो गए हैं, और दीदी से जो हमारी इनडायरेक्टली सारी बात हुई है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है। चाहे वो होटल की हो, चाहे वो एटीएम की हो, चाहे वैक्सीन की हो, चाहे आईडियो की हो, वीडियो किसी भी तरीके की है, लेकिन पौने 2 साल हो चुके हैं और किसी तरीके से हमारा कोई भी उनसे डायरेक्ट संपर्क नहीं हो रहा है। और अगर वो जो लड़का है जिससे उसने भागकर शादी करी भी है, अब तो उसके घर वाले भी मान गए होंगे, भाई पौने 2 साल है, सीधी सी बात है, एक बच्चा तो उन पर हो गई होगा, और कोई कितना भी दुश्मन पेरेंट्स क्यों ना हो, 2 साल में मान ही जाएगा। क्योंकि लड़की भी कोई ऐसी नहीं है कि कोई भी उसको रिजेक्ट कर देगा, इतनी होनहार लड़की है जो कभी भी यूपीएससी क्लियर कर सकती है। तो उसकी छोटी बहन को ये डाउट होता है, और वो अपने पेरेंट्स को बोलती है चलो दिल्ली चलते हैं। अब पेरेंट्स बोलते हैं दिल्ली तो एफआईआर लिखवा रखी है, पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। अब क्योंकि पढ़ी लिखी लिखी लड़की है, तो वो कहती है कि एक काम करो, अब मुखर्जी नगर थाने ना जाके सीधा जो दिल्ली के कमिश्नर है संजय अरोड़ा, उनसे जाके मिलते हैं। अब वो यहाँ पर थोड़ा उनका जो मामला है वो बिल्कुल सही जगह जाता है। वो सीधे बुलंदशहर से दिल्ली पहुँचते हैं, क्योंकि बुलंदशहर से दिल्ली 70-80 किलोमीटर है, कोई ज़्यादा दूर है नहीं। अब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, और जाने के बाद संजय अरोड़ा से उनकी अपनी मीटिंग मांगते हैं, और एक आध दिन में उनके संजय अरोड़ा पुलिस अधिकारी से बातचीत हो जाती है। अब वो जाकर सारी बात बताते हैं कि वो आप ही की दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थी, और उसने इतने साल सर्विस करी है, उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश से सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्लियर करा है, और हमारी एफआईआर भी लिखी हुई है पौने 2 साल से मुखर्जी नगर के थाने में, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और हमारी कोई डायरेक्ट उससे बात हो नहीं रही है, और आपसे हमारा बहुत नर्म निवेदन है कि इस पर आप कार्रवाई करें। अब संजय अरोड़ा खुद ही ये सुनकर हैरान होते हैं कि इतने अच्छे दिमाग वाली लड़की गायब है, और पौने 2 साल हो गए हैं। अगर उसने शादी कर भी ली है, कहीं रह भी रही है, तो उसको सामने लाया जाए, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी है। तो वो मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन पर ये दबाव बनाते हैं, और उसके बाद फिर वो ये केस उठाकर क्राइम ब्रांच को दे देते हैं, और क्राइम ब्रांच को ये चीज़ एक डेट दी जाती है, इतने दिनों में आपको इसका ये क्लियर करना है जो भी है, जहाँ पे भी वो रह रहे हैं पति पत्नी अरविंद और मोना यादव, उनको इनके परिवार के सामने पेश करो लाके। अब क्राइम ब्रांच तो आपको पता ही है, वो तो शुरू से शुरू करेगी,
उसको इस बात से मतलब ही नहीं है कि बीच में क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, कि सारी चीज़ जो कागजों पे मांगती है। अब पुलिस को तो सबूत चाहिए, सरकार कानून को सबूत चाहिए सारे। तो वो उन चीज़ों पे जाती ही नहीं परिवार वालों पे, वो सीधा बोलती है कि बताइए कब उसने यहाँ पर ड्यूटी ज्वाइन करी थी और किस तरीके से शुरू से लेके चलती है। और स्टेप बाय स्टेप जैसे वो जाती है तो उसको पता लगता है कि अरविंद के वहाँ पर फ़ोन आए थे और अरविंद ने कहा है कि मैंने शादी कर ली है, हम दोनों ने शादी कर ली है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, वो नंबर हमें आप दो परिवार वालों से, क्योंकि परिवार की तो लड़की पहले से ही गायब थी, तो जाहिर सी बात है उन्होंने ये नंबर संभाल के रखे हुए थे जिनसे अरविंद ने फ़ोन करा था। अब वो 4-5 नंबर से उसने अलग अलग फ़ोन करा था, हर बार वो नए नंबर से फ़ोन करता था, क्योंकि जो पुलिस वाला था ये सुरेंद्र सिंह राणा, इसके लिए कोई बड़ी बात थी नहीं सिम लाना। तो ये उसको सिम देता था और उससे वो फ़ोन करता था। अब उन नंबरों को क्राइम ब्रांच वाले खंगालते हैं और उनके पास जाते हैं। अब कोई भी उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरा सिम है, आधार कार्ड आपने कहीं से ले लिया और मेरे नाम से सिम निकाल लिया और आप उससे बात कर रहे हैं और मुझे उसका पता ही नहीं है। तो वो सारे सिम ऐसे ही निकलते हैं कि नाम किसी और का है, फ़ोटो किसी और का है, एड्रेस किसी और का है, मतलब तीनों चीज़ उसमें अलग-अलग है। अब क्राइम ब्रांच वो सारी उन लोगों से मिलती है जिनके उस पे आधार कार्ड या जिसका उस पे आईडी लगी हुई थी। वहाँ पे जाके देखते हैं कि ये एड्रेस तो ठीक है, नाम ठीक है, लेकिन बाकी मैं तो इस नंबर को मैंने कभी लिया नहीं और ना ही मैंने इसको कभी यूज़ किया। क्राइम ब्रांच वाले उसके जो क्रॉस वेरीफाई करते हैं और उसमें वो उसकी जाँच को सही पाते हैं, उनको लगता है कि इसका है ही नहीं ये नंबर। अब वो क्या कहते हैं, वो सारे जो फार्म होते हैं, और जब भी कोई सिम लेता है तो उसके अंदर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है, पूरा फार्म भरना पड़ता है कैपिटल वर्ड में, डब्बी में, हर तरीके से, और उस पे सिग्नेचर होते हैं। तो वो सारे के सारे फॉर्म जो क्राइम ब्रांच वाले बरामद करते हैं वहाँ से, सारी दुकानों से, जो ऑफिस हैं उनसे सारे फार्म लेकर आते हैं और लाने के बाद देखते हैं 6-7 फॉर्म होते हैं और 6-7 ही उन पे अलग-अलग आदमियों के फ़ोटो होते हैं और सब पे अलग-अलग एड्रेस, सब पे अलग-अलग साइन। अब क्राइम ब्रांच अधिकारी उनको देखते हैं, उनको पता है ये सारे फर्जी हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि क्यों ना एक बार ये सारे फ़ोटो मोना यादव के परिवार वालों को दिखाया जाए। और वो उनके परिवार वालों को बुलंदशहर फ़ोन करते हैं, उनको बुलाते हैं और वो कहते हैं कि ये फ़ोटो है, क्या तुम में इनमें से किसी को जानते हो? वो बड़े ध्यान से उन फ़ोटो को देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं, उनमें एक ऐसा फ़ोटो था जिसको पहचान जाते हैं कि ये हमारे घर भी आया था। कहते हैं बताओ ये कौन है? तो कहते हैं कि एक हेड कांस्टेबल है आप ही के पुलिस डिपार्टमेंट में, सुरेंद्र सिंह राणा, तो ये उसका कोई दोस्त है। अब पुलिस सीधी सुरेंद्र सिंह राणा के पास जाती है, हेड कांस्टेबल के पास क्राइम ब्रांच वाले जाते हैं और वो उनको सुरेंद्र सिंह राणा उसको उस जिसका वो फ़ोटो था उसके पास पुलिस को लेकर चला जाता है। अब पुलिस उसको उठाती है, अब क्योंकि पौने 2 साल हो चुके थे और कमिश्नर साहब का आदेश था, ज़ाहिर-सी बात है उसकी कोई आरती तो वो उतारेंगे नहीं। वो ले जाती है उसको, जिसका वो फ़ोटो था, उसका नाम था राजपाल। वो उठाकर उसकी बढ़िया उसकी कुटाई और उसकी ठुकाई होती है और वो बताता है कि देखो मेरी इसमें कोई गलती है नहीं। मुझे तो जो आपके पास ये लेकर आया था राणा, इसी ने बोला था कि एक सिम चाहिए और मैंने वो सिम इसको लेके दे दिया था। अब सीधी-सी बात है, उसका जो साला था वो रविंदर था राणा का, सुरेंद्र सिंह राणा का। अब पुलिस उसको रविंदर को उठाती है। रविंदर सुरेंद्र को, मतलब कुल मिला के लास्ट में हेड कांस्टेबल को वहाँ पे जो क्राइम ब्रांच वाले हैं वो पुलिस वाले को अरेस्ट कर लेते हैं एक तरीके से और अब उससे पूछताछ शुरू। अब क्योंकि खुद वो पुलिस वाला है तो उसको पता है कि थर्ड डिग्री क्या है और किस तरीके से पुलिस पूछेगी, तो वो क्राइम ब्रांच वाले उसको समझाते हैं कि देखो इधर-उधर घुमाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जो तुम्हारा सगा साला है उसने ये चीज़ कबूल कर ली है और जो दूसरा जिसका तुमने फ़ोटो लगाया है, जो तुम्हारे साले का दोस्त है, उसने भी कबूल कर लिया, दोनों अरेस्ट हैं, तीसरे तुम आ चुके हो और टाइम ख़राब करके इसका कोई फ़ायदा है नहीं। अब उसकी समझ में आ जाता है कि तुम, अब ये जो केस है पूरी तरीके से खुल चुका है। अब पुलिस कहती है कि बता कहाँ पे है मोना? अब वो कहता है कि जी मैंने तो उसको ख़त्म कर दिया। अब ये सुनकर पुलिस एकदम सन कि जिसको वो ये ढूँढ रहे हैं यार, जिंदा समझ रहे हैं कि, और ये पता चल रहा है कि कभी वो मसूरी है, कभी देहरादून है, कभी हरिद्वार है, सब जगह घूम रही है। तो पुलिस उससे पूछती है कि फिर वो क्या था? फिर वो सारी डिटेल बताता है कि किस तरीके से मैंने आईडी क्लिप को एडिट करके एकदम मैच करा और उसके बाद फिर मैंने एटीएम इधर-उधर घुमाए, उसके बाद फिर मैंने वैक्सीन किसी जगह, फिर मैंने कॉल गर्ल से इस तरीके से वहाँ पे होटलों पे एंट्री करी, मतलब पूरी डिटेल उनके सामने आती है। और अब वो कहते हैं ठीक है चलो, अगर तुमने मारे तो फिर उसकी बॉडी कहाँ है? अब वो उनको बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ। अब वो उनको बुराड़ी लेकर जाता है उसी पुश्ते पर और वहाँ बताता है, क्योंकि पौने 2 साल हो चुके थे और वहाँ पर गड्ढा खोदा जाता है, पत्थर हटाए जाते हैं, तो देखते हैं वहाँ पर एक कंकाल निकलता है। अब कंकाल को बरामद कराया जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब क्योंकि एक अपराधी ने खुद बताया है कि यहाँ पे है, तो जाहिर-सी बात है वो कंकाल मोना यादव का ही था। लेकिन पुलिस को सारे सबूत, कोर्ट को सारे सबूत चाहिए होते हैं, तो पुलिस उसके लिए चार्जशीट दाखिल करने से पहले सारी चीज़ें वो पूरी पुख्ता करती है।
वो उसके परिवार वालों को बुलाती है और उस कंकाल का डीएनए कराया जाता है और डीएनए उसके जो पिताजी हैं उसके परिवार वालों से मैच हो जाता है और ये क्लियर हो जाता है ये जो कंकाल है डीएनए से ये मोना यादव का ही है जो कांस्टेबल थी। और यहाँ पर इस तरीके से पुलिस ही पुलिस को अरेस्ट करती है और एक पुलिस वाला पुलिस वालों को किस तरीके से घुमाता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, क्या कमेंट है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।